एपिसोड 74। भाई डानो नहीं मिल रही। दानीन माला के गले लगे बेतहाशा रो रही थी। बारिश में भीगी हुई कपकपाते से वजूद के साथ वो बिखरी हुई सी महसूस हो रही थी और उसे यूं रोता देख माला का दिल घबरा रहा था। वो ना जाने कितनी बार पूछ चुकी थी कि आखिर हुआ क्या है, पर मजाल है जो उसने कुछ कहा हो, या शायद वो कहने की हालत में ही नहीं थी, बस सिसकती जा रही थी। ये देखकर माला उसे अपने सीने से निकालकर घबराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, बच्चा क्या हुआ, बता तो सही, तू मुझे डरा रही है। क्या हुआ है, बोलना। किसी ने कुछ कहा है क्या? और आज तो तेरी क्लासेस थी, फिर यहाँ क्या कर रही है तुम? बता ना बच्चा, क्या हुआ है? उन्होंने डरते हुए पूछा था। उसे यूं रोता देख वो घबरा रही थी, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या वो। ना तो वो कुछ कह रही थी, ना बता रही थी, बस रोती जा रही थी। वही दानीन रोते हुए ही सिसकते हुए कहती है, महाबाड़ी। ये कहते हुए वो फिर बिलक कर रो उठती है। पर माला तो ये शब्द सुनकर जैसे सुन पड़ गई थी। अपनी जिंदगी में वो इस जगह का नाम कभी दोबारा नहीं सुनना चाहती थी, पर यह जगह जैसे उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए आज इस जगह का नाम एक बार फिर दानीन की जबान पर था। पर अपने सामने रोती हुई दानीन को देखकर वो खुद को संभालते हुए कहती है, ये नाम क्यों है तेरी जबान पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ है, बता मुझे। मैं कुछ पूछ रही हूँ दानीन। उनकी बात सुनकर वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए लड़खड़ाती सी आवाज में कहती है, मैं वहां नहीं जाऊंगी माला। मैं नहीं रखूंगी उस नापाक जगह पर कदम। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिए तो मैं मर जाऊंगी माला, पर वहां नहीं जाऊंगी। जिस जगह का जिक्र महज मेरी रूह कंपा देता है, वहां मैं कैसे जा सकती हूँ? वो मुझे फिर एक बार उस दलदल में खींच लेंगी। मैं नहीं बच पाऊंगी उस जगह से माला, चाहे कितनी भी कोशिश करूं, पर मेरा माजी मेरे सामने आ ही जाता है। देखो ना, एक बार फिर मेरा अजीज मेरे आज के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और मैं चाह कर भी दरवाजा खुलने से खुद को रोक नहीं सकती। कहते कहते वो फिर बिलक बिलक कर रो दी थी, यहाँ तक कि उसके शब्दों ने भी माला की आंखें नम कर दी थी। पर उन्हें अंदाजा था कुछ तो हुआ है, इसलिए वो अपने बदन पर शॉल दानीन को उड़ाती है और उसे वही मौजूद सोफे पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, बेटा मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, पर देख मेरा जी घबरा रहा है। तुझे तेरे रब का वास्ता बता तो सही मुझे कि हुआ क्या है मेरी बच्ची। उनके पूछने पर वो नम आंखों से उनकी तरफ देखकर धीरे धीरे सारी बात बताती है, और माला बेहद इत्मीनान से उसकी सारी बात सुनती भी है। दानीन सब कुछ बताने के बाद नमः आंखों से उसे देखते हुए कहती है, बताओ ना माला, कैसे जाऊं मैं वहां? वो जगह जो मेरे दर्द मेरी तकलीफ की गवाह है, वो जगह जहां मैंने अपना अतीत खुद दफन किया है, वो जगह जहां मेरा सबसे करीबी रिश्ते ने दम घूंटा था, वो जगह जो मेरी पहचान की राजगार है, वहां का सिर्फ जिक्र तक मेरी हिम्मत को चकनाचूर कर देता है। मैं क्या करूं माला, मैं क्या करूं? कहते कहते वो फिर फफक फफक कर रो पड़ी थी, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। जब माजी हमारे आज पर दस्तक देता है तो मजबूत से मजबूत शख्स यूं ही बिखर जाता है, चाहे हम कितना भी खुद को तैयार कर ले, पर आखिर में कमजोर पड़ ही जाते हैं। माला उसे यूं रोता देख तुरंत अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, बस मेरी बच्ची, अब और नहीं रोते। और मेरी दानीन कोई कमजोर थोड़ी है, वो तो बहादुर है। वो जगह तेरे लिए कभी थी ही नहीं, ना कल और आज, तभी तो आज तू वहां नहीं है। तेरे खुदा ने तेरे हाथों में कलम लिखा था, घुंघरू नहीं, फिर तू इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तू वहां जाएगी, पर देहरुशा बनकर नहीं, डॉक्टर डेनीन बनकर, जो आज तेरी पहचान है। मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं है कि माजी की सिर्फ एक दस्तक उसे कमजोर कर कर यूं ही बिखेर दे। और फिर वहां का हाल तू जानती है, एक डॉक्टर की हिदायतों की कितनी जरूरत होगी उन्हें। क्या सिर्फ अपने डर की वजह से तू उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो नहीं सिखाया मैंने तुझे। मेरी तबीयत ने तुझे लड़ना सिखाया है, कमजोर बनना नहीं। उन गोलियों से तू बहुत पहले ही भाग कर आ चुकी है, पर अब अगर वो बिल्लियां तुझे बुला रही हैं तो वहां जाकर कमजोर बनकर नहीं, मसीहा बनकर मेरी तालीम को अगर उन गोलियों का रास्ता चाहिए तो तुझे उन रास्तों से होकर एक बार फिर गुजरना होगा, और तू ये कर सकती है क्योंकि तू दानीन है, बहादुर, बेबाक और बेखौफ। देहरुशा नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक हर्फ कहा था, जिस पर दानीन खुद भी उन्हें एकटक देख रही थी। देहरुशा, इस नाम से 14 साल बाद किसी ने पुकारा था उसे, और आज ये नाम उसे अपना नहीं लगता था, बल्कि एक अजनबीपन था इस नाम में भी और इस नाम से जुड़ी पहचान में भी। और वहां याद आते ही एक शख्स का ख्याल उसके जहन में आया, और वो एक बार फिर कांपती सी आवाज में कहती है, और उनका क्या? उनका सामना नहीं कर पाऊंगी मैं माला। इतने सालों में हर मुकम्मल कोशिश की उनसे नफरत करने की, पर नहीं कर पाई। कैसे करती माला, कैसे करती, जब मैं खुद वाकिफ हूं कि उनसे जुड़ी हुई हूं। वो पहचान लेंगी मुझे माला, वो पहचान लेंगी। कहते कहते वो पैनिक करने लगी थी। ये देखकर माला उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं पहचान पाएंगी, यकीन मान मेरा। उनके सवाल पर दानीन बेचारगी से उन्हें देखते हुए कहती है, पर तुम तो मुझे मेरी आहट भर से पहचान लेती हो ना फिर।
उसने ये सवाल इतनी मायूसी से कहा था जैसे वो कुछ सुनना चाहती थी माला से कि बस वो एक बार कह दे कि हाँ वो पहचान लेंगी उसे, पर माला अपना दिल पत्थर कर चुकी थी। वो उसे देखते हुए सख्ती से कहती है, क्योंकि मैं माँ हूँ तेरी और उसने तुझे सिर्फ पैदा किया है। उनकी बात सुनकर दानीन के बचे आंसू एक बार फिर बहने लगते हैं। पर माला ठीक कह रही थी और वो ये बात जानती थी जो वो सुनना चाहती थी वो सच नहीं था, क्योंकि महाबाड़ी में मौजूद वो औरत जिसका उसके साथ खून का रिश्ता था वो सिर्फ वो और थी जिसने उसे जन्म दिया है, लेकिन वो उसकी मां नहीं थी और ना भी बन सकती थी। वो वजह थी जिस वजह से उसे अम्मी जैसे पाक शब्द तक से नफरत थी। पर वो अपने माजी की वजह से अपनी तालीम को तवज्जो देना छोड़ तो नहीं सकती, और ना जाने कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें वहां शायद एक डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत होगी। क्या वो अपने डर के कारण उनकी ज़रूरत पूरी होने की एक वजह भी खत्म कर देगी? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। यही सब सोचते हुए वो एक फैसला लेती है और माला की तरफ नजरें उठाते हुए कहती है, तुमने ठीक कहा माला, तुम्हारी बेटी कमज़ोर नहीं है, मैं वहाँ ज़रूरत जाऊंगी। उसकी बात सुनकर माला के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नाज है तुम पर मेरी बच्ची। खैर अब तुम कपड़े बदलो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। उनकी बात सुनकर दानीन घड़ी की तरफ नजरें घुमाती तो शाम को 4 ऑलरेडी बज गए थे। ये देखकर वो ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माला तुम बस चाय बना दो, वापस हॉस्टल जाना है वरना आखिरी बस बंद हो जाएंगी और फिर हॉस्टल का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर माला का दिल तो नहीं था उसे इतनी जल्दी भेजने का, पर फिर कुछ सोचकर वो हाँ में सिर हिला लेती है तो दानीन भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर मेडिकल रूम के बाहर फलक घबराई सी बैठी थी। कुछ देर पहले जब नर्स दानीन को चेक करने गई तो उसे न पाकर वो घबरा गई, और जब फलक को ये पता चला तो वो भी काफ़ी घबरा गई, पर उसे लगा कि शायद वो हॉस्टल चली गई होंगी, इसलिए वो फौरन हॉस्टल रूम की तरफ भागी, पर वो वहाँ भी नहीं थी। यहाँ तक कि फलक ने पूरा कैंपस तलाश मारा पर दानीन का कोई नामो निशान ही नहीं था। उसके कई बार उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन उसे बड़ी मेडिकल रूम में मिला जो शायद वो भूल गई थी, पर वहाँ उसका बैग नहीं था, जिसका साफ मतलब था कि वो कहीं चली गई है, पर कहाँ। यहाँ तक कि वो नर्स भी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि जो इंजेक्शन उसने दानीन को लगाया था उसके हिसाब से तो दानीन को रात से पहले होश आना नहीं था, फिर वो अब कहाँ गायब हो गई। उसने भी फलक की मदद की दानीन को ढूंढने में, पर वो मिली ही नहीं। हार कर दानीन ने हसन को भी सारा वाकया बताया तो वो खुद भी आसपास जगह जगह दानीन के बारे में पूछकर आया, पर कुछ पता नहीं चला। अब तो फलक भी परेशान हो रही थी। उन्हें दानीन को ढूंढते ढूंढते 3-4 घंटे हो चुके थे। अब तो रात के 8 तक बजने वाले थे। माहौल ठंडा था, इस मौसम में दानीन कहाँ सो सकती है। ना फलक को समझ आ रहा था ना किसी और को। वो इतना घबरा गई थी कि उसकी आंखें तक नम होने लगी थी। वो खुद से ही कहती है, कहाँ हो तुम दानू, मिलो मुझे, इस बार मुझे तुम्हारी सर्जरी कर कर तुम्हारे अंदर ही चिप फिट कर देनी है ताकि पता रहे कि तुम वक्त वक्त पर गायब कहाँ हो जाती हो, बस एक बार मिलो मुझे। कहते कहते उसकी आंखों में जब्त आंसू उसके गालों तक आ गए थे। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉलर आईडी पर देखती है तो आसलन भाई वो हो रहा था। ये देखकर वो तुरंत फोन उठाकर बिना उसकी कोई बात सुने रोते हुए कहती है, भाई दानू नहीं मिल रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई। कहते कहते उसके आंसू तेज हो गए थे। एपिसोड 75, कहाँ हो प्रिंसेस। अजलान अभी अभी अपने केबिन में 1-7 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद आया था और यह सर्जरी उसकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल सर्जरी में से एक थी। शायद इसलिए नहीं क्योंकि केस क्रिटिकल था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज वो खुद बेचैन था। ये रहकर दानीन को धुंधला साक्स उसकी आंखों के सामने आ रहा था और मसलसल वो बेचैन होता जा रहा था। शायद इसलिए उसने 6 घंटे की सर्जरी इस 7 घंटे में पूरी की, अपने वक्त से ज़्यादा समय लगाकर, जो कोई आम बात नहीं थी क्योंकि वो न्यू रिकॉर्ड्स बनाता था। पर आज पहली बार वो वक्त से पीछे रह गया था। पर सुकून तो भी हाथ नहीं आया था उसके। वो अपनी चेयर पर बैठा पीछे सिर टिकाए आंखें बंद किए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस सब बेकार। कुछ सोचकर वो अपना फ़ोन निकालकर दानीन का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करना का सोचता है, पर अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। वो किस वजह से फ़ोन लगाता उसे, क्या कहता उसे कि फिक्र है उसे उसकी? नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। जिन जज्बातों से वो दूर भाग रहा था वो उन्हें अपना नहीं सकता था। यही सोचते हुए वो अपना फ़ोन गुस्से में टेबल पर पटक देता है, पर अब बेचैनी और बढ़ती जा रही थी और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक बार फिर फ़ोन उठा लेता है, पर कश्मकश अभी भी मौजूद थी। तभी उसे अनाया ही फलक का ख्याल आता है। वो तो दोस्त है ना उसकी, वो आराम से उससे सवाल कर सकता था। रही सोचकर वो तुरंत फलक को कॉल कर कर फ़ोन कान पर लगाता है और अगली ही रिंग पर फ़ोन उठ भी जाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता दूसरी तरफ से फलक की रोने की आवाज़ आती है और उसके शब्द सुनकर तो वो सुनसा हो जाता है। फलक सिसकते हुए, भाई दानू नहीं मिल रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। उसकी बात सुनकर अजलान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो अपनी सख्त आवाज़ में बेचैन होते हुए पूछता है, क्या कह रही हो तुम फलक, साफ साफ कहो। उसकी बात सुनकर फलक भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने की एक नाकाम सी कोशिश करते हुए कहती है, भाई दानू सुबह बेहोश हो गई थी तो उसे मेडिकल रूम लेकर गए, लेकिन वहां से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसका फ़ोन भी मेरे पास है और वो कहीं नहीं मिल रही, सब जगह देखा मैंने। इतना कहकर वो फिर रोने लगती है।
वही अजलान के जहन में तो एक ही बात जैसे अटक कर रह गई थी। वो बेहोश हो गई थी। अचानक ये सुनकर उसे खुद घबराहट होने लगती है। वो इतनी टाई ढीली करते हुए गुस्से में लगभग चिल्लाकर फलक से कहता है, वो बेहोश हो गई थी एंड यू आर टेलिंग मी दिस नाउ? प्रश्नवाचक चिन्ह। तब कि तुम्हें यह मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था फलक। हाउ कैन यू बी सो इमैच्योर? मजाक है क्या सब कुछ तुम्हारे लिए? वो गुस्से में चीखा था, जिस पर एक पल को तो फलक के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। वो उसके चीखने पर जैसे काम सी गई थी, पर फिर अगले ही पल वो सिसकते हुए कहती है, भाई आई एम सो सॉरी। मैं भूल गई थी, पर भाई शी इज सो वीक। आप धुओ उसे प्लीज। कहते कहते उसकी आवाज में लखड़ाहट आ गई थी, जिसे महसूस कर कर अजलान को एहसास होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उस पर चिल्लाकर कुछ नहीं होता। वो अपनी आंखें बंद कर कर खुद को शांत करते हुए कहता है, इट्स ओके। तुम जुबैर को कॉल कर कर उसे बुलाओ और उसके साथ एक बार फिर आसपास देखो, और अगर वो मिले तो लेट मी नो। और रोना नहीं है, भाई ढूंढ लेंगे उसे, ओके। इतना कहकर वो फोन काट देता है और फलक भी तुरंत अपने आंसू पोंछकर जुबैर को फोन करती है। इधर अजलान की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी तक हल्की हल्की कांप रही थी। वो कांपते हुए हाथों से ही अपने सामने रखा पानी का ग्लास उठाकर एक ही सांस में पूरा पी जाता है, पर तब भी उसका गला जैसे सूखता जा रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास खुद को संभालने का भी वक्त नहीं था। वो तुरंत रोया से कार की चाबी उठाकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। वही उसके केबिन से निकलते ही सामने से आ रही नज़मरियम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, सर वो पेशेंट को होश। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही वो उनके बगल से होकर भागते हुए वहां से चला जाता है और नज़मरियम हैरानी से उसे बस देखती रह जाती है। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने अजलान के चेहरे पर इतनी टेंशन, डर और घबराहट देखी थी। वही अजलान हॉस्पिटल के बाहर आकर सीधा पार्किंग में जाता था और अपनी कार निकालकर उसमें बैठकर तेजी से ड्राइव करते हुए कॉलेज कैंपस की तरह अपनी कार घुमा देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर बेचैनी और डर साफ देखा जा सकता था। यह वही डॉक्टर अजलान शरियाज था जो बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस को भी बेहद कामली हैंडल करना जानता था, पर आज वो काम नहीं था। आज एक अरसे बाद घबराहट और डर ने उसे घेर रखा था। धड़कनें तेज रफ्तार से चल रही थी, सांसें बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, शरीर में एक अजीब सा ठंडापन, एक अजीब सी कपन थी और आंखों के सामने बार बार एक चेहरा आ रहा था और वो चेहरा था दानीन का। उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपनी बेचैनी को समझते हुए पहले ही उसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, तो शायद उसे पता होता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। पर अपने हाय दिल को नज़रअंदाज करते करते आज वो खुद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। वो अभी तेजी से सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कार ड्राइव ही कर रहा था। तभी उसके जहन में कुछ आता है और वो ड्राइव करते हुए ही एक शार्पटन लेकर अपना फ़ोन निकालकर कॉन्टैक्ट्स में से एक नंबर निकालकर कॉल करता है और फ़ोन ड्राइव करते हुए ही अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है जो उसके कान में लगा हुआ था। और कुछ ही रिंग के बाद फ़ोन उठता है तो वो अपनी गहरी सी आवाज़ में कहता है, अस्सलामु अलैकुम। उसकी उस गहरी सी आवाज़ पर दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आती है, वालेकुम अस्सलामु अलैकुम। जी कौन बोल रहा है? माफ़ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। उनकी बात सुनकर अजलान जरा नर्म मगर गहरी आवाज़ में कहता है, इट्स डॉक्टर आजलन शेरियाज फ्रॉम SIMT। क्या मेरी बात मिसेज माला से हो सकती है? उनकी बात सुनकर माला कहती है, जी मैं ही बात कर रही हूँ, पर आपके फ़ोन करने की वजह। अजलान, क्या आप मुझे बता सकती है मिस दानीन वहाँ हैं कि नहीं? माला, जी वो आई तो थी पर काफ़ी वक्त पहले ही निकल गई, अब तक तो आराम से हॉस्टल पहुँच गई होंगी, उसे यहाँ से निकले 4-5 घंटे हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर अजलान की पकड़ अपने फ़ोन पर कस जाती है। दरअसल माला का नंबर उसे दानीन के फ़ोन से मिला था जो उसने सेव कर लिया था। क्यों पता नहीं, ये तो वो ही जानता था, पर आज जब उसने दानीन के लापता होने की खबर सुनी तो उसे एक यही नाम याद आया, क्योंकि अब तक वो इतना तो समझ गया था कि माला के अलावा दानीन का कोई नहीं है। पर माला के मुंह से ये सुनकर कि वो वहाँ से निकल गई है, वो वापस परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर से SIMT पहुँचने में सिर्फ 1.5-2 घंटे लगते थे, फिर वो 4 घंटे से कहाँ गायब थी। वही माला उसे यूं खामोश देखकर फिक्र के साथ पूछती है, बेटा क्या हुआ, आपको कोई काम है दानीन से? अजलान, जी वो कुछ सामान था उसे देना था, मैं हॉस्टल जाकर दे दूंगा, शुक्रिया। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है, पर अब उसकी घबराहट भी बढ़ रही थी। उसे पता था अब तक फलक और जुबैर कैंपस के आसपास देख चुके होंगे, तो वो आखिर हो कहाँ सकती हैं। यही सोचते हुए वो अनाया ही अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो रात के 10 बजने वाले थे। ये देखकर वो और घबराने लगता है। बाहर ठंड बढ़ रही थी, हल्की हल्की धुंध सब जगह छा गई थी, ऐसे में न जाने वो मासूम कहाँ होंगी। यही सोचते हुए वो एक और टर्न लेते हुए बेचैनी से खुद से कहता है, कहाँ हो प्रिंसेस दो दिल? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? बस एक बार मिल जाओ, ट्रस्ट मी आई विल स्पेयर यू विद माई ओन हैंड्स। तुम्हारे सिर की सर्जरी कर कर ट्रैकर फिट कर देना है मुझे। हद होती है क्लिमजीनेस की, डॉट एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें एक खरोच भी आई मेरी वजह से तो ना जाने क्या कर दूंगा मैं। जिस अजलान शेरियाज को अपने अंदर अरसे पहले दफन कर दिया था मैंने, तुम उसमें वापस रूह डाल रही हूँ, पर उसकी तपन तुम्हें भी जला देंगी। आई हैव वेयर आर यू ब्लडी डैम इट। कहते हुए वो गुस्से में अपना हाथ स्टेयर व्हील पर मारते हुए गाड़ी रोकता है, पर तभी तभी उसके जहन में कुछ आता है और वो एक गहरी सांस लेकर दोबारा कार स्टार्ट कर बड़ी तेजी से कीर्तन कर वापस कैंपस की तरह मोड़ देता है।
इस वक्त उसकी कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सबकी नजरें अपने आप उस पर चली जाती है। वो पागलों की तरफ फुल स्पीड में लखनऊ की सड़कों पर अपनी गाड़ी चला रहा था। यह न जाने कितनी बार तो उसकी कार क्रैश होते होते बची। वो तो शुक्र है कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी शार्प हैं। करीब 10 मिनट बाद उसकी कार SIMT कैंपस के बैकयार्ड एरिया में खड़ी थी। वो अपनी कार वहीं पार्क कर खुद जल्दी से कार से उतरकर रोड क्रॉस करता है और लगभग दौड़ते हुए सामने की तरफ जाने लगता है, पर कुछ ही पलों बाद उसके कदम अपने आप धीमे हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता थम से गए थे जब उसे वो नजर आई उसी बेंच पर बैठी हुई उसी चाय स्टॉल के पास जहां वो बैठे थे। उस दिन वो आज यहीं आई थी। डार्क ब्लू सूट में सिर पर उसी रंग का दुपट्टा डाले वो बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, वो भी बेहद इत्मीनान से, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसकी वजह से किसी की सांसें आज रुकने की कगार पर आ चुकी थी। अजलान एकटक गहरी सांसें लेते हुए उसे ही देख रहा था। उस नीले सूट में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि एक बार फिर अजलान को एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं था कि उसका फेवरेट कलर शायद ब्लू है। इधर दानीन अपनी चाय खत्म कर उस कप को वहीं रखती हैं जहां पहले से ही करीब 6-7 कप रखे थे जो शायद उसने ही खाली किए थे। चाय एक नशा है और उसने अपने सब बात को शायद सीरियस ले लिया था, इसलिए वो हॉस्टल ना जाकर सीधा यहाँ गम भुलाने आ गई थी। आज उसे कप रखता देख वो बुढ़ा आदमी जो चाय स्टॉल का मालिक था हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछता है, बेटा एक और? उनके सवाल पर दानीन कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला देती है और अपनी जगह से खड़ी होकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगती है जो जोरा फिसल गया था। अब तक वो आदमी एक बार फिर उसके लिए चाय उबालना शुरू कर चुका था। इधर दुपट्टा ठीक करते ही दानीन की नज़र सामने जाती है तो अजलान को खुद से 10 कदम की दूरी पर खड़ा देख उसके हाथ नया ही रुक जाते हैं। बिखरे बाल, चेहरे पर थकान, शिकन और खौफ, शर्ट की स्लीव्स फोल्ड, कमीज पर सिलवटे, हल्का कांपता सा वजूद, वो इसी के साथ एकटक उसे देख रहा था और उसे यूं देखकर एक पल को दानीन भी हैरान थी क्योंकि उसने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था, पर तभी वो और हैरान हुई। अजलान जो एकटक धमे हुए कदमों से उसे देख रहा था अचानक से दौड़ते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लेता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो सीधा उसके बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसने उसे गले लगाया था, वो भी कुछ इस तरह जैसे अगर वो गलती से भी अपनी पकड़ उस पर से ढीली करेगा तो वो उसे छोड़कर कहीं चली जाएंगी और यह वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ चीजें थी जिनसे वो भाग रहा था पर अब शायद भाग नहीं सकता था क्योंकि अब उसे पता था वो एक ऐसी कैद में है जिससे उसे कभी रिहाई नहीं मिल सकती और इस कैद का नाम है मोहब्बत। दिल 1 एपिसोड 76 मोहब्बत इश्क का तीसरा मकाम। अजलान दानीन को बाहों में लिए खड़ा था, वो इस कदर उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से मजबूती से लगाया हुआ था कि अगर वो गलती से भी उस पर से अपनी पकड़ जरा भी ढीली करता तो वो गायब हो जाती और सिर्फ ये ख्याल कि वो उससे दूर चली जाएंगी उसे किस तरह डराने के लिए काफ़ी था। यह वो शायद महसूस ही नहीं कर पा रहा था आज किस कदर कमामत महसूस हुई थी, उसे यह वही जानता था। वो अभी बेख्याली में उसे सीने से लगाए ही खड़ा था कि तभी दानीन जो उसके सीने से लगी हैरानी से खड़ी थी उसकी बाहों में दूर होने की कोशिश करती है, पर मजाल है जो वो हल्की सी भी पकड़ उसकी कमर से ढीली कर दे वो तो इस कदर उसे खुद में भींचते खड़ा था जैसे कोई खजाना हो। जब पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उसकी बाहों से नहीं निकल पाती तो वो कांपती सी आवाज में कहती है, सर छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? उसकी आवाज़ बेहद धीमी सी थी पर अजलान के कानों तक पहुंच गई थी। वो हल्का सा उससे दूर होकर बिना किसी की परवाह किए उसके चेहरे को अपने हाथों से थामकर बेचैनी से पूछता है, प्रिंसेस दो दिल, ठीक हो ना तुम? कहीं लगी तो नहीं ना? एनीथिंग हैपेंड? टेल मी प्रिंसेस, कुछ हुआ तो नहीं ना? यहाँ क्या कर रही हो बच्चा? कहीं चोट आए हैं? ये कहते हुए वो उसे कंधों से पकड़कर अच्छे से चेक करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वही दानीन तो उसके इस बदले से रंग पर जैसे सुन्न हो गई थी। प्रिंसेस? क्या ये वो उसे कह रहा था? लाइक सीरियसली? फ्लश्ड एक पल को तो दानीन को लगा कि वो जैसे खड़े खड़े ही सपने देख रही है और अजलान को आखिर हो क्या गया है। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसकी खुद की सांसें रुक रही हों और बच्चा, भाई किसी एंगल से बच्ची लग रही है वो? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो माना कि अजलान के सामने बच्ची लगती है और कुछ तो फिर उम्र का भी फासला है, पर इस तरह बिहेव करना कहीं से भी प्रोफेशनल तो नहीं है। ऊपर से अजलान का वो प्रिंसेस तो उसके कलेजे में अटक गया था जैसे अपनी ऑलमोस्ट 22 साल की जिंदगी में किसी ने उसे कभी भी निकनेम नहीं दिया था और जिसने दिया था भी वो उसके ख्यालो जहन से बहुत परे थे। मतलब प्रिंसेस करे भाई, यहाँ उसकी जिंदगी और हालत दोनों किसी मेड से भी बदतर थे और उसे वो प्रिंसेस लग रही थी किस एंगल से भला? मतलब ये तो वो बात हो गई, हाथ में चवन्नी नहीं और खरीदना पूरा बाजार है, बोले तो इम्पॉसिबल। दानीन के जहन में यही सब चल रहा था जो वो कुछ देर पहले तक मायूसी से गम भुलाने के लिए एक के बाद एक चाय की चुस्कियां ले रही थी। वो गम तो 2x की स्पीड पे गायब हो गया था पर उसकी जगह हैरानी ने जरूर ले ली थी। दानीन उसे आंखें फाड़े देख रही थी और उसे बार बार यही लग रहा था कि पक्का आज अजलान ने कहीं ना कहीं तो गाड़ी ठोकी है, तभी तो उसके दिमाग पर गहरी चोट आई है। पर न अजलान शिरियाज उससे इतने प्यार से बात कैसे कर सकता है भला? वो अभी हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी अजलान उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, प्रिंसेस ठीक हो ना? बताओ तो कम से कम खामोश क्यों हो? उसकी आवाज़ सुनकर वो होश में आती है और उसे अपने यूं करीब देखकर तुरंत घबराते हुए कुछ कदम पीछे लेकर कहती है, माँ मैं ठीक हूँ सर, मुझे क्या होगा?
उसकी आवाज़ में लखड़ाहट थी जिसे महसूस कर अजलान, जो अभी तक बदहवास सा खड़ा उसे हैरान परेशान कर रहा था, होश में आता है और उसे एहसास होता है कि इमोशंस में बहकर उसने शायद बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। वो एक नज़र दानीन की तरफ देखता है तो वो डरते हुए हैरानी से उसे देख रही थी। ये देखकर वो वापस अपना चेहरा सख्त करता है। तभी उसकी नज़र साइड में रखे खाली चाय के कपों पर जाती है जो यकीनन उनकी प्रिंसेस ने ही खाली किए थे। ये देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है, मतलब वो पागलों की तरफ उसे ढूंढ रहा था और यहाँ मैडम बिल्कुल चिल होकर अपने साथ चाय पर चर्चा कर रही थी, वो भी उसकी बताई हुए हिडन स्पॉट पर ही। वह है, इस पर दानीन के लिए तालियां बजनी चाहिए या फिर दानीन को ही गालियां पड़नी चाहिए? ये जरा मुश्किल सवाल था। फिलहाल टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ट्रस्ट में ये लड़की हमारे एजलन से चुन चुन कर बदले लेगी और जब तक यूज रूलर नहीं लेगी, टैपा नहीं लेगी, टैप तक यूज हासिल नहीं होगी। थम्स अप का चिन्ह रिबन फ्लश्ड क्योंकि इट्स बदला टाइम। दानीन को अपने सामने देखकर उसे सब कुछ समझ आने लगता है और अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुस्से में ही उसकी बाजू पकड़कर उसे एक बार फिर अपने नजदीक कर चिल्लाते हुए कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा या बददिमाग हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेडिकल रूम से बिना किसी को बता गायब हो गई और ऊपर से अपना फोन भी वही छोड़ गई। लाइक, यू सीरियस? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको दिमाग का डॉक्टर बनने से पहले खुद का दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है मिस दानीन, वरना आप अपने साथ साथ बाकी दुनिया को भी पागल कर देंगी। मुझे तो ऑलरेडी कर भी चुकी है। कोई अंदाजा भी है कि हम सब कितना परेशान होंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। फलक कितना परेशान होंगी? और मैं? डू यू हैव एनी फूकिंग आइडिया कि मैं पागलों की तरफ कितनी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ अपनी इस स्टूपिड सी चाय के साथ बीजेड है? वाओ! शुड आई क्लैप, ताली बजाने फॉर यू? और शुड आई स्लैप यू? इतनी समझदारी दिखाने के लिए, यू ब्लडी डफर? वो गुस्से में चीखा था। आज से पहले शायद उसने इतना गुस्सा कभी नहीं किया होगा। वही दानीन तो इस बार उसे वापस पुराने वाले रूप में देखकर कांप गई थी, पर उसे डर नहीं लग रहा था बल्कि खुशी हो रही थी क्योंकि यह गुस्सा करने वाला अजलान फिर भी अच्छा था, लेकिन जो थोड़ी देर पहला वाला अजलान का वर्जन था वो उसे पता नहीं क्यों ज्यादा डरावना लग रहा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वही उसे यूं चुप देखकर अजलान दोबारा गुस्से में उस पर बरसते हुए कहता है, अब कुछ बोलेंगी आप या चाय खरीदने के लिए जबान बेच दी है आपने? उसे यूं गुस्से में देख दानीन एकटक उसे देखते हुए कहती है, सर आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर अजलान चिढ़ते हुए उसे घूरकर कहता है, हाँ एक दिन पहले हुआ था और एक्सीडेंट का नाम है मिस DANEN। उसकी बात सुनकर दानीन को समझ आ जाता है कि वो उसकी ही बात कर रहा है क्योंकि 3 महीने पहले ही वो उससे पहली बार उस रोड एक्सीडेंट में मिली थी। डेनीन कुछ कहती तभी अजलान उससे पहले ही कहता है, आपको अंदाजा भी है कि कितनी वीकनेस है आपको? पहली बात तो नज़ ने आपको इतनी हाई पावर का इंजेक्शन दिया, उसके बाद भी आप उठ गई लाइक अ यू ए ह्यूमन और अ विच। और इतना ही नहीं, निकल गई डोरा दी एक्सप्लोरर बनकर अपने ट्रेजर हंट पर, जबकि आपको खुद अंदाजा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत थी उस वक्त। इस तरह बनेंगे आप डॉक्टर जब काम आपके कंपाउंडर बनने वाले भी नहीं हैं। उसने फिर दांत पीसते हुए उसे डांटते हुए कहा, जिस पर अब दानीन को भी समझ आ गया था वो बहुत गुस्से में है, इसलिए थोड़ी हिम्मत करते हुए हल्का सा पीछे होने के इरादे से वो सहमते हुए कहती है, वो सर कुछ नहीं हुआ था, बस शुगर लेवल लो हो गया था तो बेहोश हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं थी और फिर मुझे कुछ काम था तो माला से मिलने जाना पड़ा और वापस आकर मेरा मन नहीं हुआ जाने का तो मैं यहाँ आ गई, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसने बात को संभालने के इरादे से कहना चाहा, जिस पर अजलान शांत होने की जगह और भड़कते हुए कहता है, अच्छा, और जो लोग आपके लिए परेशान हो रहे हैं उनके पास तो और कोई काम है ही नहीं, राइट? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी सर्जरीज का क्या है, उनके लिए तो कारपेंटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स हैं, तभी तो सब कुछ इग्नोर कर मैं पागलों की तरफ आपको ढूंढ रहा था और फलक उसे भी अपनी पढ़ाई थोड़ी करनी है इसलिए वो भी फ्री ही है, राइट मिस डेनीन? उसने फिर उसे डांटते हुए कहा, पर इस बार दानीन को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहीं ना कहीं इतने डर और माजी में वो यूं इस कदर खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जो लोग वाकई उसकी फिक्र करते हैं वो उनकी भी तकलीफ का बासित बन गई। यही सब सोचते हुए वो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए कहती है, सॉरी। उसकी बात सुनकर अजलान एक नज़र उसे देखकर नागवारी में सिर हिलाता है, फिर उसे देखते हुए ही कहता है, आप ठीक है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने बेहद मोहब्बत से पूछा था, जिस पर दानीन हाँ में सिर हिलाकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से छी वो जोर से चीखती है, जो देखकर अजलान की भुएं सख्त हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहता है, आप बारिश में भीगी थी? उसके सवाल पर वो कुछ नहीं कहती, बस अपनी नाक सिकुड़ने लगती है, जो देखकर अजलान अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आप मुझे सच सच बताए, .ईयर 21 उसके सवाल पर दानीन उसके हाथ से रुमाल लेकर नाक पोंछते हुए कहती है, सर 21 की ही हूँ। अजलान उसे घूरते हुए, फिर हरकतें 5 साल के बराबर वाली क्यों हैं? इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर जुबैर को एक मैसेज करता है, क्योंकि उसे भी पता था अब तो फलक काफ़ी परेशान हो गई होगी। इधर तभी उस दुकान का मालिक वहां एक कप और चाय लेकर आता है और अजलान को वहां देख मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सर आप? प्रश्नवाचक चिन्ह।
मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ हैं, इसलिए मैं सिर्फ मैडम के लिए ही चाय लाया, आपके लिए भी मंगवाता हूँ। इतना कहकर वो जाने ही वाले थे कि तभी अजलान उन्हें रोकते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाप, काफ़ी चाय पी ली है आपकी मैडम ने, अब ज़रा दवाइयाँ भी पिए, क्योंकि जो हाल किया है इन्होंने अपना उसके बाद यही रिजर्व करती है ये। इतना कहकर वो अपने पर्स में से 2 500 के नोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाता है तो वो आदमी ना कहने ही वाला था, पर उससे पहले ही अजलान उन्हें ज़रा सख्ती से घूरता है तो वो भी चुपचाप वो पैसे लेकर अपनी दुकान की तरफ चले जाते हैं। इस बीच दानीन बड़ी गौर से अजलान को देख रही थी, कितने रूप है उसके, क्या वो कभी समझ भी पाएंगी उसे या नहीं। वही उन बाबा के जाते ही अजलान वहां रखी लकड़ी के बेंच पर रखा दानीन का पिट्ठू बैग उठाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो दानीन अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए कहती है, मैं पकड़ लूंगी बैग सर, आप हाथ छोड़िए। उसकी बात सुनकर अजलान बिना उसे देखे अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत कर सामने देखते हुए चलकर कहता है, छोटे बच्चों का सड़क पर चलते वक्त हाथ पकड़ना होता है, आपको किसी ने बताया नहीं है मिस दानीन। उसकी बात सुनकर दानीन मुंह बनाते हुए उसे देखकर कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ सर। अजलान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहता है, मेरे लिए तो है। इतना कहकर वो वापस सामने देखने लगता है, पर साथ ही इस बार खुद सड़क के साइड होकर खुद दानीन को दूसरे साइड कर वापस उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उस इलाके में काफ़ी हद तक ट्रैफिक जो था। इधर दानीन हैरानी से उसे देख रही थी, मतलब क्या है यह आदमी अभी थोड़ी देर पहले बेचैन था, फिर गुस्से में और अब मुस्कुरा रहा है, पर अफसोस उसे कहाँ पता था अजलान की बेचैनगी, उसका गुस्सा और उसकी मुस्कुराहट तीनों उसके लिए ही था। वो अब तक कॉलेज कैंपस में आ गए थे और अजलान उसे लेकर गर्ल हॉस्टल की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तभी अचानक से आसमान में तेज बिजली कड़कती है, जिसके साथ ही दानीन की पकड़ अनजाने में ही अजलान के हाथ पर कस जाती है और यह महसूस कर अजलान खुद भी अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करते हुए कहता है, डरिए मत, मैं हूँ। उसकी बात सुनकर वो भी जरा रिलैक्स होती है, आज पहली बार माला के अलावा किसी ने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी इतने हक से। कुछ देर बाद ही वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े थे, ये देखकर अजलान उसका हाथ छूता है और उसकी तरफ अपना बैग बढ़ाता है तो दानीन भी चुपचाप अपना बैग लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर अजलान अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर जो दुपट्टा हल्का सा खराब हो गया था उसे ठीक करते हुए कहता है, इसी में आपकी बेहतरी है, वरना मैं आपकी भी सर्जरी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए उसे देखती है तो अजलान उसे आंखों से ही अंदर जाने का कहता है और वो भी अंदर की तरफ कदम बढ़ा देती है, पर फिर कुछ सोचते हुए वापस पीछे पलटकर अजलान की तरह देखती है जो अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाला उसे ही देख रहा था और उसे देखते हुए ही कहती है, शब्बा खैर सर। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अजलान बस उसे जाता देखता रह जाता है। उसके आंखों से ओझल होने के बाद भी वो ना जाने कब तक खड़ा वहां गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग को देखता रहता है और तभी वहां अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो उसी बारिश में ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव हर। ये कहते हुए ही उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी हो गई थी और आंखों से कुछ आंसू के बूंद उसके गालों तक आ गए थे। आज पूरे 8 साल बाद अजलान शहरियाज की आंखों से आंसू बहे थे, बस फर्क ये था कि यह आंसू सुकून के थे, खुशी के थे, मोहब्बत के थे। वो इश्क के तीसरे मुकाम पर था, मोहब्बत दिल।